वीडियो डाल दी? डाल ही नहीं हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। रिकॉर्ड कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है। 2 और कर लेती हूँ फिर आती हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम जुलाई 2018 इकोनॉमिक्स पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट में वीडियो डाला है जिसमें हम 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर लिए हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 49 तक हमने किया था, आज हम इससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो वर्कर मस्ट ओन द कैपिटल टू विच देयर सेविंग हैज़ गिवन राइज एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ द ग्रोथ डेवलप बाय। तो किसने ये इम्पॉर्टेंट अजम्पशन दिया था कि कैपिटल जो है वो सेविंग कैपिटल जिस पे सेविंग बढ़ता जाता है, तो ये किसने दिया था? तो मैं आपको बता दूं, इसको पेसेनिटी ने दिया था। इसके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेसेनिटी की, जिसने कैल्डोर की बातों को निगलेक्ट किया था पेसेनिटी ने, और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिए थे जिसे उन्होंने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनके मॉडल में। पहला तो वर्कर इनकम, जो वर्कर की इनकम होती है वो किससे होती है? वेज से होती है, और वो रिटर्न्स ऑफ वेल्थ इनको ऑलरेडी इनको क्या मिलता है? रिटर्न्स ऑफ वेल्थ भी मिलता है इनको। अब हम आते हैं कि कैल्डोर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे कि कैपिटलिस्ट एंड वर्कर की प्रॉफिट और वेज इनकम में क्या होगा, उनको वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए पेसेनिटी ने अपना अलग एक मॉडल लाया जिसमें इन्होंने बताया कि कैपिटल्स की ही सेविंग्स बढ़ती जाती है, वर्कर्स की नहीं बढ़ती है। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट दिया कि जो आर है, प्रॉफिट है, वो पी अपॉन के होता है, और ये इक्वल एन अपॉन एस सी के होता है। यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है सिर्फ कैपिटलिस्ट के सेविंग पे, ना कि वर्कर्स की सेविंग पे। तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको पेसेनिटी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिमांड साइड विशियस साइकिल पॉवर्टी। तो विशियस साइकिल पॉवर्टी डिमांड साइड पे पूछा है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने देखना है कि इनकम लो इनकम होती है जिसकी वजह से डिमांड कम होता है। तो साइकिल हमें बनाना है, तो लास्ट में लो इनकम है ना, तो लो इनकम से ही ख़त्म होना चाहिए, तो जिससे इसमें ख़त्म हो रहा है। बाकी देखिए, लो प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट है, किसी और पे ख़त्म हो रहा है। लो इनकम से स्टार्ट है, लो डिफिशियंसी से ख़त्म हो रहा है। लो डिमांड से स्टार्ट है, लो इससे ख़त्म हो रहा है। तो ख़त्म भी तो सेम से ही होना चाहिए ना, उसी को तो हम साइकिल बोलेंगे। तो जहाँ पे लो इनकम हो उसकी वजह से लो डिमांड हो जाता है, डिमांड लो होता है तो इन्वेस्टमेंट लो हो जाता है, इन्वेस्टमेंट लो हो जाता है तो कैपिटल की डिफिशियंसी हो जाती है, और कैपिटल की डिफिशियंसी कम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी लो होती है, और जिसकी वजह से इनकम लो हो जाता है। और यही साइकिल, विशियस साइकिल चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ डिस इक्विलिब्रियम बिटवीन वारंटेड ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट इन अ हैरड। तो डिस इक्विलिब्रियम किसमें होगा हैरड के अकॉर्डिंग? क्या डिस्पेंसी बिटवीन एक्स एंट्री इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो येस, जब भी यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी दिखेगी एक्स एंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट में, तो वहीं पे डिस इक्विलिब्रियम कर्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है हैरड के मामले में? जब एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट ये सारे इक्वल होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये है इक्विलिब्रियम। अच्छा, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम तब हो जाती है जब क्या होता है, 1 मिनट में यहाँ पे दिखा दो, कि प्रत्याशित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच में विसंगति हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड नाबार्ड। तो नाबार्ड कब आया था और कब रिकमेंड किया गया था? तो ये शिवरमन कमेटी ने रिकमेंड किया था। 1982 में नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1981 में इस पे वो बना था, कमेटी गठित हुई थी। अब हमें बताना है कि नेशनल एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ था। तो नेशनल एक्शन प्लान को NAPC भी बोलते हैं, और नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज इंडिया ने 2008 में इसको लागू किया था, और इससे रिलेटेड कुल 8 मिशंस दिए गए हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर मिशन, हिमालयन मिशन और एनर्जी से रिलेटेड मिशंस हैं, हिमालय को प्रिजर्व करने के लिए मिशंस हैं। तो इस तरह से पूरे 8 मिशंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। तो ऑप्शन दोनों यहाँ पे करेक्ट है कि लॉन्च किया गया था 2008 में, और 8
वर्टिकल मिशन है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्कीम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कौन सी स्कीम को इंक्लूड नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें बहुत सारे योजनाओं को इंक्लूड किया गया है। इसमें जैसे नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, सेफ्रॉन मिशन और ये सारे मिशन को इंक्लूड किया गया। तो ऑप्शन एल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। इसमें नॉट पूछा था तो ये एक स्टार वाला क्वेश्चन है जिसमें ये गलत क्वेश्चन था और इसमें सबको मार्क्स मिले थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा क्योंकि ये सारे इस अम्ब्रेला मिशन में के मिशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका हिंदी में देख लीजिए तो शिवरमन कमेटी और ये दोनों सही है और यहाँ पे ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है। यहाँ पे पूछना चाहिए था क्या सम्मिलित है, तो ये सब सम्मिलित है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द पॉल्यूशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड कैसे बनता है? इस तरह से पिरामिड बनता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कंट्री का एज स्ट्रक्चर कैसा है। एज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कंट्री में एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इधर हम मेल को दिखाते हैं और इधर हम फीमेल को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन पिरामिड से एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है इन अ लॉन्ग पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स apparently रिप्रेजेंट द टाइम पाथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो टाइम पाथ किसने में देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कैसे दिखाता है ये थोड़ा सा इस शेप में होता है लॉजिस्टिक कर्व हमारा। नेक्स्ट है हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को टोटल फर्टिलिटी और ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में। अगर हम टोटल प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट की बात करें तो हमेशा टोटल फर्टिलिटी रेट ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट से बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हिंदी में है, एक बार हिंदी के बच्चे इसको पॉज करके देख लेंगे, बाकी मैंने अभी इसमें इसको कराया है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑफन रिफर्ड एज अ हेडोनिक प्राइज। तो हेडोनिक प्राइज इस्टेब्लिश किया था रोजन 1974 में इन्होंने दिया था। और हेडोनिक प्राइज और इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्वायरमेंटल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। तो हेडोनिक प्राइस बताता है कि कैसे हाउस जोग्राफी में मतलब जोग्राफिकली हिसाब से हाउस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसके लिए कोई एक अलग कोई मेथड नहीं था। इसके लिए हेडोनिक प्राइस मेथड बेस्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि आसपास आपके मार्केट है या कोई इन्वायरमेंटल सीन है, पहाड़ है, नदी है, इन सब की क्या कॉस्ट होती है उसको हेडोनिक प्राइस रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा कि ये वेरियस इन हाउस प्राइस देता है जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और इन्वायरमेंट असेट के हिसाब से। क्योंकि जो भी पहले प्राइस डिसाइड होते थे हाउस के वो इस बेसिस पे नहीं होते थे, वो हाउस के जो कॉस्ट होती थी उसके बेसिस पे होता था। लेकिन बाद में देखा गया कि जो जोग्राफिकल एरिया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्राइस को डिटरमाइन करने में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम नेचर से ज़्यादा क्लोज रहें, तो उस हिसाब से उनको प्राइस भी पे करना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कीम इन अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन इन इंडिया। तो वीमेन ऑफ इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सी स्कीम नहीं है? तो सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो होगी ही होगी। जेंडर बजटिंग भी वीमेन के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना भी वीमेन के लिए, लेकिन उजाला स्कीम वीमेन के लिए स्पेशली नहीं है। ये किसके लिए है? ये लाइट से रिलेटेड है और लोगों को बल्ब और एलईडी बल्ब दी गई थी उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबल फार्मिंग इनकम। तो डबल फार्मिंग इनकम को किस कमेटी ने दिया है? अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये आया था डबल फार्मर इनकम ऑब्जेक्टिव। इसमें से क्या करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है। तो ये टारगेट किया गया था 22-23 के लिए, ये करेक्ट है। रियल इनकम डबल कर दिया जाएगा, ये भी करेक्ट है। और डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का होगा जिसमें हम अपने जो प्रमोटेड एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा। लेकिन कल्टीवेशन का सिर्फ डबल हो इनकम ये इसमें बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। कौन सी कमेटी इससे रिलेटेड है? तो अशोक दलवाई कमेटी। अगर आप सोचें कि सेम कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन उससे मिलता जुलता रिपीट होता है। तो जैसे अब भी डबल द फार्मिंग का पूछा था कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब उसके नेक्स्ट बार वाले पेपर में पूछा था कि इससे कौन सी कमेटी रिलेटेड है। तो
इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हिंदी में दिया गया है, तो जो बच्चे हिंदी में हैं एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग एक सिंपली ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह है? ग्लोबल वार्मिंग हमें करेक्ट बताना है, तो बिल्कुल नहीं, ये अलग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या नेचुरल फिनोमिना है? तो नो, ये भी गलत है। एंड ग्लोबल वार्मिंग मेल्ट डाउन होता है ग्लेशियर्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो जी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग जब अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है तब होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, हमें 2017 और 18 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इंडिकेट करता है अलग अलग शिफ्ट को। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी को ताकि फर्म पे इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को और ज़्यादा किया जाए? तो ये इंट्रोड्यूस जीएसटी बॉट मोर आइटम इनटू इनडायरेक्ट टैक्स नेट। तो ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको और कंक्लूड करता है ये। और आफ्टर डीमोनेटाइजेशन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टेक प्लेस एंड मोर इंडिविजुअल फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो येस, डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बढ़ गया था इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना, और इंक्रीज इन सेविंग इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर की भी सेविंग इंक्रीज हो गई थी। तो इस तरह से तीनों करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2017 एंड 18। तो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन के रिकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 275 में कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 280 में है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द प्रोविजन ऑफ ग्रांट इन एड स्टेटेड इन आर्टिकल 280, नो, ये 275 में है। तो ये दोनों उल्टा बोला है एक दूसरे के, तो ना एक सही है ना दो सही है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन अ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लाइंड ओवर ईयर। क्या जो जीडीपी का शेयर है वो ओवर ईयर डिक्लाइन किया है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर दिस। ये डिक्लाइन तो किया था जीडीपी का शेयर उस टाइम, लेकिन कौन सा इसका रीज़न नहीं है हमें ये बताना है। क्या रिलेटिवली फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ हुआ था नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में? तो ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब ये हमें नहीं बताना है। तो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में फास्ट ग्रोथ होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी डिक्लाइन की गई थी 2018 की बात है ये, तो ये सही बात है, हमें नॉट पूछा है ना। फिर स्टेगनेंट स्लो राइज इन ईल्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का ईल्ड स्लो हुआ था, इसकी वजह से भी जीडीपी इसका कम है। फिर लो वैल्यूएशन एडिशन इन केस ऑफ जीडीपी कमोडिटी का लो वैल्यूएशन होता है, इसकी वजह से भी जीडीपी में इसका ग्रोथ कम है। फिर बात है एजुकेटेड रूरल यूथ इज़ नॉट ऑप्टिंग एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, तो ये एक सोशल फिनोमेना है, ना कि इसकी वजह से जीडीपी कम हो गया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है और यही इसका करेक्ट आंसर है। In the last decade, which one of the following sector has attracted the highest foreign direct investment inflow in India? तो कौन से सेक्टर ने लास्ट डिकेड में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो किया है, मतलब हमारे यहाँ आया है इंडिया में? तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है जिसने इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाया है वो है सर्विस सेक्टर, इसलिए सर्विस सेक्टर में इंडिया की जीडीपी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें कोई भी सही नहीं था और इसमें सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ओवर लेवरेज्ड कॉर्पोरेट डेट होती है? तो ओवर लेवरेज कॉर्पोरेट डेट की बात करें तो ये ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम है। दूसरा है हमारा हाई नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, तो ये भी करेक्ट है। क्या हाई फिजिकल डेफिसिट होता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में? तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में हाई फिजिकल डेफिसिट नहीं होता है, और मैंने बहुत बार इसको बताया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, ट्विन ट्रिपलेट, मैंने अक्सर ये सारी चीज़ें पीछे वाले वीडियोस में बताई हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ट्विन बैलेंस शीट में कौन कौन सी बैलेंस शीट को ली जाती है। हमें इसमें ये बताना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी है। नेक्स्ट चलते हैं इन 2016-17 द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वर रीस्ट्रक्चर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमें बताना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो पहले तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम उसे बोलते हैं जहाँ पे
सेंटर ही सारे स्कीम का पैसा देता है, जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में दोनों का कुछ पोर्शन रहता है, सेंटर का भी स्टेट का भी। अब हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। क्या जो डिसीजन है रिस्ट्रक्शन का, क्या वो गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग के द्वारा लिया जाता है? तो ये करेक्ट है। दूसरा है देयर विल बी द अवॉइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रोवाइड विजिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ये भी करेक्ट है। सेंट्रल स्कीम क्लासिफाइड किए फ्लैगशिप और एक्स्ट्रा फ्लैगशिप कैटेगरी के लिए, तो ये नहीं होगा। और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज 37, तो अभी 37 नहीं है, अभी ये एग्जिस्टिंग स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की 67 और कुछ इसके अराउंड है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा ही सही है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमने इसको किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि एज पर सेंसस 2011 रैंक द फॉलोइंग स्टेट्स इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें 2011 के हिसाब से बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अर्बनाइजेशन की डिग्री को बताना है कि किस डिग्री की अर्बनाइजेशन सबसे थी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे जो ज़्यादा होगा वो पहले, तो गोवा की सबसे ज़्यादा है डिग्री, उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु पे, उसके बाद महाराष्ट्र एंड पंजाब। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2017 में एक्सटर्नल डेट इंडिया का किस रेंज में था, परसेंटेज ऑफ जीडीपी में बताना है हमें। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से ये पुराना डेटा है, तो 2017 के हिसाब से ये 20 to 22% था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू कंसिडरेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड देयर अपीयरेंस ऑफ द डेमोग्राफिक ड्यूअलिज्म एग्जिबिट बाय द इंडियन स्टेट इन दिस रिकॉर्ड कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। हमें कुछ फैक्टर्स को बताना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यूअलिज्म किसे कहते हैं। तो जब टोटल फर्टिलिटी रेट को कहा जाता है, सेक्स रेशियो और पर कैपिटा इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसमें हमारा ये है। नेक्स्ट है हमें अरेंज करना है, तो अब ये देखिए ये सेम क्वेश्चन इस बार 2024 में आया था। तो फर्स्ट फेज 14 बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। नरसिम्हन कमेटी का पहला जो 1991 में आया था और दूसरा 1999 में आया था। फेमा एक्ट 1999 एंड एग्जिम बैंक 1982। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एग्जिम बैंक सबसे क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये ए डी बी और सी, हम पहला ही देख रहे हैं ना फर्स्ट वाला, तो ये नहीं देखेंगे। तो ए डी बी सी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। हमें इसको बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी ने दिया है, तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी ने दिया है येस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक देता है येस। इंक्लूसिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, लेकिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यूनाइटेड नेशन नहीं देता है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो देता है वो देता है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंट हिल, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड ये इंस्टीट्यूशन इसकी रैंकिंग प्रोवाइड करता है। वेल्थंगर हेल्फी, ये FE है, हेल्फी, ठीक है, यहाँ से ये है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें हमने अभी इसको अरेंज किया और इसमें ये इनकरेक्ट है। अब हम आज के वीडियो में ये 2 लास्ट क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम हमें कंसीडर करना है और कमोडिटी हमें दी हुई है, इंक्रीजिंग कॉस्ट है और टैक्स इम्पोज कर रहा है कमोडिटी पे। हमें बताना है कि टैक्स जो बर्डन ऑफ टैक्स है ऑन बायर पे, वो बायर पे दिखा रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी डिमांड इलास्टिक होगा तो जो बर्डन है वो सेलर पे ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब सेलिंग इलास्टिक होगा तो बायर पे ज़्यादा ग्रेटर बर्डन होगा। अब हमें बताना है कि कौन सा बर्डन ऑफ टैक्स होगा बायर पे। तो बायर पे जो बर्डन ऑफ टैक्स होगा वो अगर हम ये देखें, सबसे पहले हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन ये था, लेकिन टैक्स इम्पोज करने की वजह से जो हमारा सप्लाई है वो कम हो गया,
और प्राइस हमारा बढ़ गया, टैक्स इम्पोज हुआ तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई हमारी पीछे चली गई लेफ्ट हैंड साइड और ये पोर्शन आ गया। तो जो ये सब प्राइस बढ़ा है उसको कौन दे रहा है, ये सप्लाई यहाँ पे इलास्टिक हुई है ना, यानी कि इलास्टिसिटी सप्लाई की बढ़ी है, तो सप्लाई इलास्टिक होने की वजह से ये जो पोर्शन है इसका एक सेकेंड मैं इसको हटा लूँ, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कर दिया है रेड। तो जब ये यहाँ से और यहाँ पे गया, यानी कि इलास्टिसिटी किसकी है, सेलर की, सेलर ज़्यादा इलास्टिक है, तो बियर कौन करेगा, डिमांड कौन करता है, बायर, तो बायर ज़्यादा ग्रेटर बियर करेगा, तो ग्रेटर बियर करेगा तो क्यू से लेके आर तक की जो प्राइस इंक्रीज हुई है ये टैक्स अप्लाई होगा किस पे, बायर देगा इसको। तो क्यू एंड आर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉमन रिसोर्स है, क्या वो राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल है, और पब्लिक नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो अगर हम देखें तो कॉमन रिसोर्सेज में हम ये राइवल होता है लेकिन हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। कॉमन रिसोर्स क्या होता है कि किसी के एक के यूज से दूसरे के लिए कम पड़ जाता है सामान। और पब्लिक गुड क्या होता है, ये नॉन राइवल भी होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी होता है, यानी कि एक के यूज़ से दूसरे के लिए यूज़ कम नहीं पड़ता है और हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो बोथ आर करेक्ट। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हिंदी वाले बच्चे इसको देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन जो बचे हैं उसको करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।